तो सबसे पहले चुनावी खबरें। गरीबों को न्यूनतम इनकम सपोर्ट तो बेरोजगारों के लिए बम्पर बहाली। जम्मू कश्मीर में सेना की मौजूदगी पर समीक्षा। कांग्रेस ने आज अपने घोषणा पत्र में गरीब, किसान, नौजवान सबको खुश करने की कोशिश की। कांग्रेस किसानों के लिए अलग से बजट बनाएगी और मनरेगा में 100 की जगह 150 दिन का रोजगार देगी। इसके अलावा जीएसटी में सिर्फ एक रेट और रोजगार के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की बात भी कही गई है। घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता का मैनिफेस्टो बताया और कहा कि गरीबों को 72,000 सालाना देने वाली योजना पर आसानी से अमल कर लिया जाएगा। इस पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं है। मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आते ही बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस का घोषणा पत्र खतरनाक कहा और इसमें कही गई ज्यादातर बातें लागू होने लायक नहीं बताई। जेटली देशद्रोह का कानून खत्म करने के वादे को कांग्रेस का एक बड़ा अपराध बता रहे हैं। जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि देशद्रोह के कानून में सीमित बदलाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो फैसला दिया है, कांग्रेस उससे बाहर जाकर कोई बदलाव नहीं करेगी। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसी को हम लागू करेंगे। जो संशोधन की बात हो रही है वो सीमित संशोधन है। वो संशोधन उन परिस्थितियों को लागू होगा जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय में लिखा गया है। कांग्रेस की न्याय स्कीम पर भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास स्कीम को लागू करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। एक एक बयान जब एक ब्लफ स्कीम पे आता है, पहला आया था कि ओवर एंड अबव, पहले कुछ नहीं था। दूसरा आया ओवर एंड अबव। तीसरा आया फंडिंग कहां से करोगे। डॉक्टर राजन ने कहा विल सी द फिस्कल डेफिसिट आफ्टर द इलेक्शन। अगर फिस्कल डेफिसिट अलाउ करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभिजीत बैनर्जी ने कहा टैक्स बढ़ा के होगा। चिदम्बरम साहब ने कहा कि जब एक मुर्गी रख लेंगे कई अंडे देगी, अर्थव्यवस्था एक्सपैंड करेगी, उसी में से फंड कर देंगे। और आज कह दिया इसका काफी खर्चा हम राज्यों से ले लेंगे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने वित्त मंत्री के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा है कि 2004 में भी बीजेपी ने मनरेगा जैसी योजना पर ऐसे ही सवाल उठाए थे, लेकिन वो परियोजनाएं सही साबित हुई। जो आजकल ब्लॉग लिखते हैं यही सवाल उठाए थे कि नरेगा का पैसा कहां से आएगा, नरेगा का क्रियान्वयन कैसे होगा। पर नरेगा का कानून बना, नरेगा लागू हुआ और पिछले 15 सालों से नरेगा चल रहा है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने कांग्रेस की न्याय स्कीम पर सवाल उठाए हैं। पानगड़िया के मुताबिक मौजूदा सब्सिडी हटाए या दूसरे टैक्स लगाए बिना 3.5 लाख करोड़ रुपए की स्कीम को लागू करना संभव नहीं होगा। कांग्रेस की न्याय योजना पर अरविंद पानगड़िया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। जिस सीमा तक ये न्याय स्कीम जा रही है, यानी कि 72,000 रुपये 5 करोड़ परिवारों को, तो इसका
कुल जो है खर्चा जो आएगा वो 3.6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। तो बहुत बड़ा खर्चा है और हमारे बजट में कहीं गुंजाइश ही बहुत कम है। तो अगर हम देखें तो 2019-20 के बजट का जो एक्सपेंडिचर है उसका ये खर्चा जो है 3.6 लाख करोड़ रुपया करीब 13% बनता है। तो इतना ज़्यादा जगह जो है उस बजट में कहाँ से आएगी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। अच्छा, खासतौर पे कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम इसको फेजेस में लागू करेंगे। पहले साल में 1% ऑफ द जीडीपी जो है वो जाएगा, दूसरे साल में 2% ऑफ द जीडीपी जाएगा। ये आपको लगता है कि इतना खासतौर पे एक एक्सपेंडिचर जो है हमारे लिए पॉसिबल है? मैं जो है खुद अगर ये कैलकुलेशन करने की सोचता हूँ अपने दिमाग में, मुझे ये संभव नहीं लगता कि कैसे किया जाए, अनलेस या तो ये कहा जाए कि भाई कई जो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज़ हैं उनको कम करेंगे, या ये कहा जाए कि कुछ टैक्स रेट्स बढ़ा के और किसी तरीके से सिग्निफिकेंट इंक्रीज हम रेवेन्यूज़ में करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इनफैक्ट जो कुछ मैं सुन पाया हूँ उसमें ये कहा है इन लोगों ने कि जो स्कीम को जो प्रपोज करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम न तो कोई सब्सिडी कम करेंगे, सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो बरकरार रखी जाएंगी, न टैक्स रेट्स बढ़ाई जाएंगी। तो फिर ये बजट के एक्सपेंडिचर का 13% जो एक्स्ट्रा खर्चा है कहां से निकलेगा ये? कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र कर दिया जारी। आज चुनाव अड्डा में हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर आप पार्टी को वोट देंगे? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं और शामिल हो सकते हैं आवाज अड्डा में आज रात 7:57 पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू यादव पर जेल से फोन पर बात करने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। उस व्यक्ति से इतने लोग बात करते हैं कि कौन क्या कह दे, तो मतलब एक आध और नंबर 2 होने की कोई बात सकते हैं। हमारे मीडिया के पुराने मित्र हैं एक आध, वो कुछ कभी क्या बोल देंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बात करेगा। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। बिहार में भागलपुर सीट न मिलने से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की नाराजगी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शाहनवाज को इसके लिए अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। ये 17 सीट का जो बंटवारा है उसको देखकर शाहनवाज हुसैन जी काफी नाखुश लग रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? पता नहीं, अब काहे नाखुश हो, उसको तो पूछना चाहिए अपने पार्टी में। वो शायद चुनाव समिति का मेंबर है तो उनको पूछना चाहिए था। उनको तो अपने पार्टी से पूछना चाहिए था। मांगे हैं भागलपुर सीट, ये तो अपनी पार्टी में जाकर के पूछे, किसे पूछता नहीं। क्यों नहीं पार्टी के अध्यक्ष से पूछते? क्यों नहीं यहाँ के जो प्रभारी हैं पार्टी के उनसे बात करते? इस तरह की बात करना। और आपको मालूम है शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने टिकट कब दिया? जब यहाँ सरकार बनी, हम भी एमपी थे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी भी एमपी थे। वो भागलपुर से जीते थे एमपी और उपचुनाव था। जाकर के पूछ लीजिए अभी आप अरुण जेटली जी से, सुशील मोदी जी से पूछिए किसने इंसिस्ट किया कि इनको शाहनवाज हुसैन को चुनाव लड़वाइए भागलपुर से। हम उस पार्टी के सदस्य नहीं थे, अलायंस में थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मेरी बात मान करके इनको टिकट दिया। क्या रिश्ता था भागलपुर से? अगली बार भी जीत गए। लेकिन इस तरह की बात करना ये तो बहुत ही घोर, जिसको कहिए कि ऐसी बात है जैसा लगता है कि आदमी जिस पार्टी में, उस पार्टी के इंटरनल चीजों से भी अवगत नहीं है। हम आप भागलपुर से भाई कैंडिडेट थे, आप लड़ते, बीजेपी को लेना चाहिए था। हम कहाँ कहे थे कि हमको भागलपुर ही दीजिए? हमने तो कुछ कहा नहीं। नीतीश जी कहीं ना, लेकिन इस तरह का बयान ठीक नहीं, इस तरह का बयान ठीक नहीं। और मैं चाहता हूं कि इसको बीजेपी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए और उस व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान देना उनका नुकसान पहुंचाएगा।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कालाहांडी में एक रैली की। प्रधानमंत्री ने यहां न सिर्फ कांग्रेस को देश के पिछड़ेपन का जिम्मेदार बताया, बल्कि ओडिशा के लोगों को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा की तरह बीजेपी का साथ देने को कहा। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की बीजेडी सरकार पर गरीबों की योजनाएं रोकने का आरोप भी लगाया और कहा कि अगर 2014 में यहां बीजेपी की सरकार बनती तो विकास कार्य और तेज गति से कर पाते। कि अगर 2014 में यहां बीजेपी की सरकार बनती, भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा होता, तो ये सुविधाएं पहुंचाने में मुझे जो तकलीफ हो रही है, गति धीरी चलती है, वो काम मैं तेज गति से कर सकता था, तेज रफ्तार से कर सकता था और जितना हुआ है उससे अनेक गुना कर सकता था। लेकिन मुसीबत यहां राज्य में जो सरकार बैठी है वो हिलती ही नहीं है। अब हमारी खास पेशकश सीएनबीसी आवाज की चुनाव यात्रा। चुनावी मैदान की जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है चुनाव यात्रा। अपनी इस यात्रा के दौरान हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जहां 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं। जी हां, ये वही सहारनपुर है जहां के कांग्रेस उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मसूद अजहर का रिश्तेदार बताया गया था। जब हम सहारनपुर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर लग रहा था कि महागठबंधन और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं होने से भाजपा को वाकई जमीन पर फायदा हो सकता है। वहीं जब मैं कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। हालांकि उम्मीदवार इमरान मसूद चर्चा का केंद्र जरूर हैं। अगर मैं मसूद अजहर का रिश्तेदार हूं तो फिर मुख्यमंत्री को ढूंढ के मर जाना चाहिए कि मैं खुला घूम रहा हूं। लेकिन इस बार महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से कांग्रेस को नुकसान होने की अटकलें हैं। मेरा ये आकलन तब और पुख्ता हो गया जब मैंने सहारनपुर के एक रेस्तरां में कुछ लोगों से बातचीत की। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चुनाव से पहले आप लोग सिर्फ ग्रुप उनको ले लेते हैं जो आपको आके वोट देंगे। उन लोगों को क्यों नहीं पूछते जो लोग वाकई में निकल के वोट देना चाहते हैं, क्योंकि उनका वोट मायने रखता है। आप लोग त्यागी साहब से मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में असली मुद्दा क्या है सहारनपुर के लिए? असली मुद्दा जो है सहारनपुर में जो विकास होना चाहिए था, विकास के नाम पर यहाँ स्मार्ट सिटी की घोषणा कर दी गई। घोषणा के बाद हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारे मुद्दे चुनाव में दिख क्यों नहीं रहे? हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि हमारा शहर में यहाँ पर चुनाव मुद्दों पर लड़ा ही नहीं जा रहा। अभी 3 दिन पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ माँ शाकुंभरी देवी पर योगी जी का प्रोग्राम था एक, तो उसमें उनका एज ए मुख्यमंत्री होते हुए इतना मतलब जो है गिरा हुआ बयान उनका आया। उन्होंने यहाँ पर एक इमरान मसूद साहब खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने बयान दिया कि चूंकि वो मसूद उनके नाम से लग रहा है कि अजहर मसूद के चूंकि यहाँ दामाद खड़े हैं। जब इमरान मसूद जी ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को अपने पास इकट्ठा करने के लिए किस प्रकार का भड़काऊ बयान दिया था कि मैं मोदी जी की बोटी बोटी करके चाप जाऊँ। अब पते की बात करें तो हर कोई यही जानना चाहता है कि सहारनपुर क्षेत्र से पिछली बार 4,70,000 से ज़्यादा वोट लेकर के बीजेपी जीती थी, तो इस बार माहौल क्या है? बीजेपी 2014 के रिकॉर्ड को फिर से दोहराएगी या फिर माहौल थोड़ा सा अलग है इस बार? चुनाव में जो है दोनों मुस्लिम खड़े हैं, वही मुस्लिम हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स जो है फिर से दोबारा हावी होगी। मुस्लिम वोट बट रहा है और मुस्लिम वोट बटने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो गठबंधन में सपा और बसपा 2 लोग हैं अलग जो काम कर रहे हैं और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आजकल जो चुनाव है वो वाकई जातीय समीकरण पर आधारित हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात आती है, देखिए मैं फिर से आपको एक चीज पे ध्यान दिलाते हैं सर, एक सेकंड रुकिए। जाम लगता था, जाने में 2-3 घंटे लगते थे। सहारनपुर के सांसद हैं, मेयर हैं और जो विधायक हैं, उनका चारों तरफ विकास की तरफ फोकस है। मेरा जवाब पूरा, उसी के सामने पूरा कचरा मंडी पड़ी है। बहन जी मैं मोदी जी की तरफ बह रही है। जो भाजपा उम्मीदवार से खुश नहीं हैं, वो भी मानते हैं कि जातीय समीकरण की वजह से भाजपा की जीत लगभग पक्की है और ये भाजपा कार्यालय के नजारे से साफ है। लक्ष्मण रॉय, सहारनपुर। सहारनपुर में चुनाव मैदान की जमीनी हकीकत गन्ना किसानों के बिना पूरी नहीं होती। किसान यहाँ का एक बड़ा वोट बैंक है। चीनी मिलों को दिए गए हजारों करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन का फायदा क्या गन्ना किसानों को मिल रहा है और ये वोट बैंक किधर जाएगा, इसका भी जायजा लिया हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने।
जब हम सहारनपुर से गुजर रहे थे तो गन्ने के खेत इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ के किसानों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है गन्ना। गन्ना किसानों के वोट बैंक की राजनीति भी यहाँ हावी रहती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन गन्ना किसानों से बात की जाए। हमारी मुलाकात हुई सहारनपुर के गन्ना किसान दीपक दहिया से। 125 बीघा खेत के मालिक दीपक दहिया आधे खेत पर गन्ना ही उगाते हैं, लेकिन चीनी मिलों के रवैये से खासे परेशान दिखे। इस साल आपने कितना गन्ना भुगतान किया वहाँ पे? इस साल हमने कम से कम 2.5-7 लाख रुपए के करीब का गन्ना दिया है, जिसमें से हमारा पेमेंट अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया? तो अब तक इस साल का बिल्कुल भी नहीं आया, कुछ भी आया है? इस साल का जो है इन्होंने मुश्किल से 10 दिन का दिया है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो सिर्फ सहारनपुर क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कुल 1651 करोड़ रुपए बकाया है। गन्ने की मिठास में कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो ये मिठास गन्ना किसानों के पॉकेट तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उन्हें गन्ने के भुगतान के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। ये अलग बात है, इस इंतजार के बावजूद गन्ना किसानों का हौसला अभी भी बना हुआ है। फिर मैं पहुंचा सहारनपुर में दया चीनी मिल पर। इस चीनी मिल के किसान इस बात से खुश थे कि उनकी पास की चीनी मिल 7 साल बाद ही सही खुल गई है। सॉफ्ट लोन दे रहे सरकार, मोदी सरकार, जीबीएं चल रही। दिख रहा है। हाँ, 7 साल तो बंद पड़ी दिया, अब चली। किसान को भी राहत है यहाँ से आज। अन्य किसान गन्ना बेचने तक परेशान था, खेतों में सड़ा था गन्ना, परेशान हो जाते लोग। गन्ना मंत्री जी 150 रुपए का बहुत। अब ये मिल चलवाई ना सरकार ने, तो इससे यहाँ के जो किसान हैं एरिया के, इन्हें बहुत लाभ हुआ जी। और कर्मचारियों को, जो यहाँ कर्मचारी थे अपने घर थे, जो बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार मिला। अगर योगी और मोदी ना होता ना तो किसान बर्बाद हो जाता है। यहाँ नहीं खड़े मिलते। कैसे? क्या योगी मोदी ने क्या किया? योगी ने मिल चलवाया। ये मिल चलवाया? हाँ, चलता है, बनता है। 5 साल मिल बनता है। ये मिल चल पड़ा, लेकिन क्या गन्ने किसानों का भुगतान समय मिल रहा है? जी, थोड़ा विलम्ब तो चल रहा है, लेकिन पहले तो बहुत ठीक है भुगतान। पहले जनवरी तक पिछले साल का भुगतान कर दिया, जनवरी 19 तक का। अभी जनवरी 19 तक का भुगतान हो गया। तो इस बार क्या मानो कि आप सब गन्ना किसान मोदी सरकार से खुश हैं? खुश हैं, पूरे खुश हैं। मोदी दे भी, योगी दे भी। हालांकि इन किसानों से बात कर ही रहा था कि एक किसान बीच में बोल पड़ा, लेकिन इसकी बात पते की थी। बात यह है, यह मिल चली, अब गन्ना घेर रहे हैं किसान। 1 साल में कौन सा नियम है वो जो पैसे मिलेंगे ना? हाँ, बड़ा माल बेच कर ये चोरी का बेच रहे क्या? 15 दिन में पैसे चाह रहे गन्ने के, 15 दिन में। अगर वोट चाह भाजपा को तो। इसी चीनी मिल पर हमारी मुलाकात हुई देवबंद की चीनी मिल के किसान से। सब कुछ है, मोदी जी को वोट दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी पर्ची नहीं दे रहे, किसान बहुत परेशान है। मैं देवबंद शुगर मिल का किसान हूँ, मैं देवबंद शुगर मिल का किसान हूँ। मेरी पर्ची नहीं आ रही है। मेरे लगभग 20 बीघे गन्ना खड़ा है और पर्ची के लिए डेली गन्ना सोसाइटी में चक्कर काट रहा हूँ। लक्ष्मण रॉय, सहारनपुर। हमें कुछ नहीं चाहता, मैं मोदी चाह। शौचालय भी मिला है और क्या नाम गैस भी मिला है। कई दिनों की मशक्कत के बाद आज सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 39,000 के पार गया। निफ्टी भी अब अपने लाइफ हाई को छूने के लिए बेताब है। निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से 50 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी में भी स्मार्ट रिकवरी आई है, जिससे आखिरी घंटों में बाजार को सहारा मिला, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की सुस्ती जरूर देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो, आईटी और पावर शेयरों में आज खरीदारी का रुझान रहा, जबकि तेल, गैस, फार्मा और मेटल शेयरों में दबाव भरा कारोबार देखने को मिला। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के पेंशन में भारी वृद्धि का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को जारी रखा है जिसमें ईपीएफओ से कहा गया है कि वह सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की उस याचिका को खारिज कर दिया है जो केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। ईपीएफओ के ट्रस्टी ब्रजेश उपाध्याय ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने से उसका पूरा फंड मौजूदा पेंशन धारकों को पेंशन देने में खत्म हो जाएगा और भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष सही नहीं रखा। कहां से इतने पैसे आएंगे जो जिसकी अभी देखिए, अभी भी लगभग 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देती है मिनिमम 1000 पेंशन देने के लिए। तो पेंशन का पे आउट अगर बढ़ता है तो डेफिसिट बढ़ेगा।
अभी सरकार इसकी भरपाई कर रही, सरकार को फर्दर भरपाई करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव लेना है और सफिशिएंट बजटरी एलोकेशन आए। नहीं तो ट्रेड यूनियन के नाते मैं जो देख रहा हूँ, जो फ्यूचर के पेंशनर हैं उनका स्टेक दांव पर लग गया। एज ऑफ नाउ देयर इज सफिशिएंट मनी, क्योंकि ये उन अभी की किटी में जो पैसा है वो उनका जमा किया हुआ है जिनको 10 साल बाद पेंशन लेनी है। तो अभी के पेंशनर उस पैसे से निपट सकते हैं, बट जब वो पेंशन के लायक बनेंगे तब पैसा नहीं होगा। अभी 1200 करोड़ का डेफिसिट है, फर्दर डेफिसिट रहेगा। तो बीएमएस सरकार से डिमांड करता है कि सरकार इंश्योर करे इस फैसला लागू करते समय कि जितना भी डेफिसिट आएगा उसका बजटरी सपोर्ट एलोकेशन हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। अगर सरकार ये प्रॉमिस नहीं करती तो इसको लेकर देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि समस्या कहाँ आ गई? क्या ईपीएफओ अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई कोर्ट में? क्या सरकार की तरफ से ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा? ये वास्तव में लगता है कि ईपीएफओ की तरफ से, सरकार की तरफ से जिसने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा या समझा नहीं पाए, और मैं कई बार कहता हूं कि इरादतन वो लोग सारा स्पेल आउट नहीं कर पाए हैं। इरादतन वो शायद या तो एंटीसिपेट नहीं कर पाए होंगे, या तो जिनकी रिस्पांसिबिलिटी थी उन्होंने इसको उस रिस्पांसिबिलिटी के साथ डील नहीं किया। कैजुअल डील हुई है कोर्ट में, सरकार की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से बहुत कैजुअल डील हुआ है, और इससे फ्यूचर के जो पेंशनर्स हैं उनका भविष्य दांव पर लग गया।